स्टूडेंट, आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन इन ओल्डर एडल्ट्स। एज के साथ साथ क्या होता है, आपकी बोन मिनरल डेंसिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। फीमेल जो है वो मेनोपॉज की तरफ जाना शुरू हो जाती है। बोन की जो स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाती है और बोन जो है वो ब्रिटल होना स्टार्ट हो जाता है। आपका BMD लेवल जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। दूसरा ये है कि एज रिलेटेड चेंजेस क्या क्या होती है, कौन कौन सी डिजीज़ डेवलप हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है और जो सबसे ज़्यादा कॉमन है हमारी कंट्री के अंदर वो है आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये क्या होता है, जॉइंट डिजीज़ होती है, इसमें डीजनरेशन हो जाती है, कार्टिलेजेस लॉस होना शुरू हो जाते हैं और ये एक से दो जॉइंट को इन्वॉल्व करती है। यूजुअली जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आपकी हिप जॉइंट आ गया, आपका नी जॉइंट हो गया। दूसरा, ये एक्सरसाइज हेल्प मेंटेन अ रीजनेबल रेंज ऑफ मोशन, जॉइंट स्वेलिंग और रिड्यूस पेन। आप अक्सर सुन रहे होंगे 40+ एज के बाद आपके पास जॉइंट स्वेलिंग के साथ पेशेंट आ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं गैप आ गया, गैप। बेसिकली वो गैप जो है वो डिक्रीज हो रहा होता है, ठीक है, और वो उसको गैप आना कह रहे होते हैं। एक नॉर्मल सी जो एक वर्ड है जो वो यूज़ कर रहे होते हैं। आर ए क्या होता है, आर ए इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनोवियल फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो रही होती है और इन्फ्लेमेशन हो जाती है जॉइंट की। दूसरा, उसमें भी पेन हो रहा होता है, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाते हैं। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं। आर ए यूजली डिफरेंट डिजीज़ होती है। इंशाल्लाह आगे जाके आप लोग पैथोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको क्लियर होगा कि ऑटो इम्यून डिजीज़ कौन कौन सी होती है। ऐसी डिजीज़ जो कि आपके इम्यून सिस्टम से रिलेटेड हो, जिसे नोन एज इम्यून डिजीज़। दूसरा ये है कि आर ए से आप किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज होती है जो कि बहुत ज़रूरी होती है टू अवॉइड स्टिफनेस इन मसल्स एंड मेंटेन रेंज ऑफ मोशन। मसल्स की क्या क्या चेंजेस आना शुरू हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। डिक्रीज हो जाता है आपका मसल मास, स्ट्रेंथ, पावर एंड एंड्योरेंस, ठीक है, बिकॉज एजिंग की तरफ जा रहे होते हैं। ग्रेजुअल लॉस ऑफ इलास्टिसिटी इन द मसल्स, आपने देखा होगा इलास्टिसिटी भी कम हो जाती है। अगर आप थोड़ा सा और आगे चले जाएँ, अगर बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग आपको नज़र आ रहे होंगे तो आप देखे होते हैं उनकी स्किन लटकी हुई होती है, इलास्टिसिटी बिल्कुल कम हो जाती है। लेग, इस स्टेज के अंदर रेगुलर स्ट्रेचिंग्स कैन कीप जॉइंट एंड मसल्स सर्कुलेटिंग मोबिलिटी। ओके, आप एजिंग की तरफ चले गए, अगर आप एजिंग की तरफ जाते हो और रेगुलर आप स्ट्रेचिंग्स वगैरह करते हो तो उससे क्या होगा, आपके जॉइंट और मसल्स जो कि बहुत वीके हो चुके हैं ऑलरेडी एजिंग प्रोसेस की वजह से, वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथिंग की तरफ चले जाएंगे। आप वेस्ट के अंदर देखें, आप देख रहे होते हैं 80 साल 90 साल के लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, उन्हें कोई जॉइंट प्रॉब्लम नहीं है, दे हैव मोर पावर, ठीक है ना, उनकी इंड्योरेंस भी अच्छी होती है, पावर भी अच्छी होती है। वाई, बिकॉज वेस्ट में एक कल्चर होता है कि एक्सरसाइज करनी है, वहाँ पे एडल्ट हो या ओल्डर एडल्ट हो, एवरीवन इज डूइंग एक्सरसाइज। जनरल एक्सरसाइजेज जो है वो हेल्प कर रही होती है रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन करने के लिए। बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, इज द मिनिमम कैलोरीज नीडेड टू मेंटेन बॉडी फंक्शंस। कितनी कैलोरीज आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है कोई भी फंक्शन करने के लिए, दिस इज कॉल्ड BMR रेट। फ्रॉम द एज ऑफ 20 देयर इज अ डिक्लाइन इन BMR एट द रेट ऑफ 1 to 2% पर डिकेड। सालाना 1 से 2%, जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती 20 साल के बाद ये कम होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा बच्चों में बहुत ज़्यादा जो है वो कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है, बिकॉज दे वर्क मोर, सारा दिन भागना खेलना। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो फिर आप कैलोरीज जो है वो आपको कम इंटेक आप करने पे आ जाते हैं। A combination of aerobic and strength training can increase lean mass and reduce body fat of adults aged. Aerobics plus strength training, अगर कोई ये करता है तो वो क्या करेगा, इंक्रीज लीन मास और रिड्यूस बॉडी फैट पे रिड्यूस होगा और आप स्मार्ट भी दिखेंगे, ठीक है, और आप बिल्कुल परफेक्ट भी रहेंगे। आपका फैट्स भी जो है ना वो इतना नहीं होगा और आपके मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे। यूजुअली जो है ना आप ये कर सकते हैं, हमारी कंट्री के अंदर जो जिमिंग वगैरह वो 40 तक, तकरीबन 40 ईयर्स या 45 ईयर्स तक की एज के जो लोग हैं वो जिम में जा रहे होते हैं और उसके बाद दे स्टॉप डूइंग जिम और फिर वही सेडेंटरी लाइफ स्टाइल या बिल्कुल वैसे ही आप जॉइंट्स प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, डिफरेंट वगैरह प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे बताते हैं यू कैन कंटिन्यू जब तक आप अलाइव है वेस्ट में, तो 40 to 89 के बाद एक्सरसाइज करने का ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, बट हमारे यहाँ इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है,
आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम, ये जब आप एजिंग की तरफ जा रहे होते हैं, मसल्स दैट कंट्रोल ब्रीथिंग आर वीकर एंड गैसियस एक्सचेंज डिक्लाइन विद द एज। आपने देखा होगा जैसे जैसे बड़े होते हैं होना शुरू हो जाती है, बड़े बूढ़े आपके होते हैं जो ओल्डर होते हैं, उनको सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, सांस फूल जाता है, ना तो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती। रीज़न क्या होता है, उनकी पावर भी कम हो रही है, लंग्स की स्ट्रेंथ, एफिकेंसी, कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, ईच एंड एवरीथिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रहा होता है, डिक्रीज़ हो रहा होता है। तो दिस इज़ द रीज़न कि उन लोगों में क्या डेवलप हो रहा होता है, हाइपॉक्सिया डेवलप हो रहा होता है, डिस्निया डेवलप हो रहा होता है, तो जिसकी वजह से उनको फ़ौरन से थोड़ा सा चढ़ने से सांस फूल जाता है। कार्डियोवैस्कुलर लेवल के ऊपर क्या चेंजेस आ रही होती है, V2 मैक्स आपका रिड्यूस हो जाता है, आपकी मैक्सिमम हार्ट रेट भी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, आपका कार्डिक आउटपुट भी डिक्रीज़ हो जाता है, मैक्सिमम स्ट्रोक वॉल्यूम आपका डिक्रीज़ हो जाता है। और रेगुलर एक्सरसाइज कैन डिले नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है। आप जिस तरह से रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, एजिंग के प्रोसेस को आप डिले करते जाएंगे। ब्लड प्रेशर पे क्या चेंजेस आती हैं, ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रहा होता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा होता है। देयर इज अ प्रोग्रेसिव राइज इन रेस्टिंग एंड एक्सरसाइज, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है, सिस्टोलिक बढ़ेगा या डायस्टोलिक बढ़ेगा। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ कैन रिड्यूस योर लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर। नर्वस सिस्टम के अंदर क्या चेंजेस आ रही होती है, एट दी एज द नंबर ऑफ नर्व सेल्स डिक्रीजेस। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपके नर्व सेल्स जो है ना वो क्या हो जाना शुरू हो जाते हैं एकदम। आपने देखा होगा जो आपके ओल्डर एडल्ट्स हैं, उन लोगों को बातें याद नहीं रहती, वो लोग बिल्कुल से भूल जाते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी फॉल हो जाता है, समटाइम लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉल की भी कंप्लेन के साथ वो लोग आ रहे होते हैं। दूसरा प्रॉब्लम आप उनका ये हो रहा होता है, चीज़ें रख रख के वो भूल जाते हैं और फिर वो ढूंढते रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। वीक हो रहा होता है उनका नर्वस सिस्टम, सेल के साइज़ भी रिड्यूस हो रहा होता है, ब्रांचेस जो कैरी जो मैसेजेस वगैरह को लेके आ रहे हैं और निकाल रहे मोटर सेंसरी नर्व्स वगैरह, वो सारी की सारी क्या हो जाती है, साइज़ उनका रिड्यूस हो जाता है। दिस स्लोज डाउन द स्पीड एट विच द मैसेज इज सेंड, ठीक है ना, तो वो लोग रिएक्ट भी इतना जल्दी नहीं दे रहे होते। आप उनको कोई बात समझा रहे होते तो वो इतना जल्दी कैच नहीं कर पा रहे होते, टाइम लेते हैं, तो फिर आप लोग कह रहे होते आपको बात समझ नहीं आती, इतनी सिंपल सी बात है, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, बहुत सिंपल सी बातें नहीं हो रहे होते। ये समटाइम्स आप उनको कोई कमांड दे रहे होते कि ये चीज़ यहाँ रखिए, तो उनमें इतनी पावर नहीं होती कि वो अपने इस चीज़ को, मैसेज को जो है ना वो क्या कह सकते हैं, रीड कर सके कि अब हमने क्या करना। तो थोड़ा सा डिले नज़र आ, आपको मूवमेंट्स में डिले नज़र आएगा, आपको उनकी बात करने में वो बहुत थोड़ा ठहर ठहर के बातें भूल जाना, खामोश हो जाना, और फिर मीन्स तो ये सारे के सारे आपके चेंजेस नर्वस सिस्टम में आ रहे होते हैं। आफ्टर मैसेज इज सेंड देयर इज़ अ रेस्ट पीरियड, मैंने आपसे बताया लेटेंसी पीरियड जो है ना वो ओल्डर एज में बढ़ जाता है। आप उनसे कोई बात करेंगे तो वो पहले चुप हो जाएंगे, फिर बोलेंगे हाँ क्या कह रहे थे, फिर वो उस चीज़ को समझेंगे कि क्यों ऐसा क्यों होता है, और हम लोग बहुत ज़्यादा एजिटेट हो रहे होते हैं कि ये क्या आपको बात समझ नहीं आती, ये सारी चीज़ें। इसका रीज़न होता है लेटेंसी पीरियड उनका जो है थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, एजिंग इंक्रीज द लेंथ ऑफ हिज रेस्ट पीरियड बिटवीन द थॉट स्लोइंग थिंकिंग एंड रिस्पॉन्स टाइम। यही बात जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वो स्लोइंग प्रोसेस हो जाता है थिंकिंग में, और रिस्पॉन्स टाइम में भी उनका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। विजन, हेयरिंग और टच, सारे के सारे जो है ना इफ़ेक्ट हो जाते हैं, और बैलेंस भी इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा जो ओल्डर एडल्ट होते हैं उनके बैलेंस में भी प्रॉब्लम हो रहा होता है। मेडिकेशन, यू मस्ट स्क्रीन योर क्लाइंट फॉर मेडिकेशन यूज़। जब आपके पास इस तरह की ओल्डर पॉपुलेशन आ रही है एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करवाने के लिए, तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, आपने ये भी देखना है कि दे आर वल्नरेबल पॉपुलेशन, और फिर ये जो है मेडिसिन को यूज़ कर रही होंगी तो आपने उसको भी देखना है। आपको पता होना चाहिए कि इफ़ेक्ट मेडिकेशन का कुछ ना कुछ हो सकता है। इट्स इंपॉर्टेंट टू बी एन अवेयर ऑफ द इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन ऑफ द क्लाइंट रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज। क्रॉनिक कंडीशन कौन कौन सी होती है, इंडिविजुअल्स विद हेल्थ प्रॉब्लम्स कैन बेनिफिट फ्रॉम एक्सरसाइज। एक इंडिविजुअल जिसके साथ हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही है, अगर वो एक्सरसाइज करता है तो इन सारी चीज़ों पे क्या आ जाता है, गेट रिड तो नहीं हो सकता है कम्प्लीटली, बट समहाउ क्या हो जाता है, कंट्रोल आ जाता है, और काफ़ी हद तक कंट्रोल आ जाता है। दिस इंक्रीज देयर फिटनेस विच कैन हेल्प मेंटेन एज मच फिजिकल इंडिपेंडेंस कर रहता है। ये सारी की सारी लिस्ट है, सीवीएस सिस्टम आपका बेहतर हो जाता है, आपकी रेस्पिरेटरी, मस्कुलोस्केलेटल, मेटाबॉलिक, सेंसरी, हार्ट डिजीज़, एस्थमा, आर्थराइटिस, डायबिटीज़, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो एक्सरसाइज से बहुत बेहतर हो जाती हैं। Now we are on at diet and hydration. The recommended dietary requirements for older individuals are presently the same for the younger individuals. Same होती है डाइटरी रिकमेंडेशन में क्या आ जाता है कि आपको कितनी कार्ब्स चाहिए, आपको कितना प्रोटीन्स चाहिए, आपको कितना फैट्स चाहिए, आपने क्या लेना है और क्या नहीं लेना।
थेयर्स डिमिनिशेस विद द एज, आपकी जो प्यास है वो एज के साथ साथ जो है ना वो कम या ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, आपकी स्किन थिन होना शुरू हो जाती है, बेसिकली जो स्किन की है वो भी कम हो जाती है। एक्सरसाइज अडेप्ट करने का क्या बेनिफिट्स होते हैं एल्डरी पेशेंट्स के अंदर, वही बेनिफिट्स अचीव कर रहे होते हैं जो कि यंग पेशेंट्स कर रहे होते हैं, यंग एडल्ट्स कर रहे होते हैं। दूसरी बात ये है कि जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट एक्सरसाइजेस का यूजुअली नीड्स टू बी एट एन इजी लेवल। ऐसे नहीं होता कि आप लोग जो एकदम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पे चले जाएं, एकदम हाई स्पीड ट्रेनिंग पे चले जाएं, या एकदम आप लोग हिट ट्रेनिंग पे चले जाएं, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग पे चले जाएं। तो सबसे पहले आपको क्या करते हैं, तो माइल्ड एंड मॉडरेट, और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल अपनी स्पीड वगैरह और अपनी जो भी स्पीड है, इसके अलावा अगर ट्रेडमिल कर रहे हैं तो आप उसकी जो एम्पीएच लेवल है वो आप क्या कर रहे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। एडेप्टेशन क्या होता है, चेयर एक्सरसाइजेज आइडियल होती है फॉर ऑल्डर पेशेंट्स के लिए और दोज विद लिमिटेड मोबिलिटी। क्लियर। तो चेयर के थ्रू एक्सरसाइजेज बैठे हुए हैं तो आप उनको बता दें आपने किस तरह से स्ट्रेचिंग्स करनी है, आप किस तरह से अपने जो लैग्स हैं उनकी आप स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथिंग टेक्निक्स आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सरसाइज और क्या करेगी, आपकी मूवमेंट को फैसिलिटेट करेगी, ठीक है, आपकी फिटनेस को इम्प्रूव करेगी, और जो अननेसेसरी रिस्क है आपके वो क्या कर देगी, डिक्रीज़ कर देगी। और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज आपने नहीं करनी। इन शॉर्ट अगर मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँ, आपने क्या करना है, ओल्डर एडल्ट्स आपने चेयर एक्सरसाइज की उन्हें ट्रेनिंग देनी। दूसरा ये देना है कि आपकी जो एक्सरसाइज होती है वो आपके मूवमेंट को फैसिलिटेट करे, अप्रोप्रिएट लेवल, ठीक है, आप जो है अडेप्ट करें। अगर आप ट्रेडमिल वगैरह कर रहे हैं, अगर आप साइकिलिंग वगैरह कर रहे हैं फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, एकदम आपने हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं करना, उसकी वजह से आप क्या करेंगे, अननेसेसरी रिस्क जो है ना वो डेवलप कर सकते हैं। चेयर एक्सरसाइजेस फोकस ऑन फंक्शनल फिटनेस पे होना चाहिए, इंप्रूव पार्टिसिपेंट्स एबिलिटी टू परफॉर्म द स्टैंडर्ड एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, ठीक है, आप उसको स्ट्रेचिंग्स वगैरह बता दें, और ये वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक वीडियो भी शेयर करूँगी जिससे आप देख सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल भी मिलते हैं, सोशल एंड एजुकेशनल। फिजियोलॉजिकल में क्या हो जाता है, आपका इंक्रीज़ हो जाता है आपका CVS फंक्शन, ठीक है। दूसरा, आपका पल्मोनरी फंक्शन बहुत इंप्रूव हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर लेवल बहुत कम हो जाता है, फैट लॉस स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस आना शुरू हो जाती है, और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंप्रूव हो जाती है। साइकोलॉजिकली क्या होता है, अब बहुत अपने आप को क्या फील करते हैं, वेलबींग फील करते हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी आपका रिड्यूस हो जाता है बिकॉज एंडोर्फिन रिलीज होता है ड्यू टू एक्सरसाइज। एंडोर्फिन इज अ रिलैक्सिंग हार्मोन। इम्प्रूवमेंट हो जाती है आपकी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस के ऊपर। सोशली आप क्या हो जाता है, कैन प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्रेंडशिप, आप बस मतलब जो है कंफर्टेबल सोशली फिट कर रहे होते हैं, इन्जॉय कर रहे होते हैं आप। ग्रुप एक्सरसाइज इंकरेजेस इंट्रैक्शन। ग्रुप एक्सरसाइज के बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कंपैरेटिवली लोनली अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो। सोशलाइजिंग आपकी अच्छी हो जाती है, एम्पावरमेंट, ये सारी की सारी है। एजुकेशनल वाइज से आप हेल्दी ईटिंग की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, बैक केयर, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड हेल्थ बेनिफिट, ये सारी की सारी नॉलेजेस आपके पास होनी चाहिए, और इन सारी चीज़ों से जो है आपको ये बेनिफिट्स भी मिल रहे होते हैं। आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेचिंग्स 2 से 7 डेज़ पर वीक, ठीक है, 2 to 7 डेज़ पर वीक। आप क्या करें, 6 टाइम करें पूरे वीक के अंदर, या पूरा हफ्ता करें। एरोबिक एक्सरसाइज की क्या इंडिकेशन है, 3 से 7 दिन, चाहे तो आप 3 दिन कर लें, ठीक है, या चाहे तो आप 7 दिन कर सकते हैं एक हफ्ते के अंदर। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है ना वो 2 से 3 दिन सिर्फ इंडिकेशन है, या तो 2 दिन करें या आप 3 दिन करें। अच्छा, आप हमारे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, या ये प्रॉब्लम आ रही होती है कि हमने एक्सरसाइज की और उसके बाद हमें इंजरी होना स्टार्ट हो गया, हमें बैक में दर्द हो गया, हमें नेक में दर्द हो, इसका रीज़न क्या होता है, एट द सेम टाइम 7 डेज़ हम लोग क्या कर रहे होते हैं, गैप नहीं ले रहे होते, बट योर बॉडी नीड रेस्ट। हम स्ट्रेचिंग्स भी कर रहे हैं, एरोबिक एक्सरसाइजेज भी कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, तो तीनों साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। साइमल्टेनियसली के बाद तीनों के तीनों जो है वो आप 7 के 7 दिन कर रहे हैं, जो कि आपकी बॉडी को क्या कर देते हैं, ओवर फटीग कर देते हैं। ड्यूरेशन क्या होना चाहिए आपकी स्ट्रेचिंग का, 5 to 40 सेकेंड्स। रैपिटेशन क्या होनी चाहिए, 1 to 5 स्ट्रेच। फॉर एग्जाम्पल अब आप लोग क्या करें, आर्म्स की स्ट्रेचिंग करा रहे हैं तो 5 से 40 सेकेंड का टाइम होना चाहिए एक स्ट्रेचिंग में, ठीक है, और 1 से 5 रिपीटेशंस आप करवाएं, माइल्ड टेंशन हो, एकदम आपने ओवर स्ट्रेचिंग नहीं देनी है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज है।
एरोबिक के लिए क्या है, 3 से 7 दिन आपने हफ्ते में देनी है, 40% to 85% VO2 मैक्स, 15 to 60 मिनट्स तक आप जा सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ 30 मिनट्स की, 15 मिनट्स या 20 मिनट या 30 मिनट्स, उसकी इंडिकेशन ये है कि यू कैन डू 6 to 7 डेज इन अ वीक। बट अगर आप 60 मिनट्स का वर्कआउट करें तो 3 to 4 डेज आपके लिए जो है ना वो काफ़ी है, बहुत है। स्प्रिंट ट्रेनिंग 2 से 3 दिन आप हफ्ते में कर सकते हैं, 8 से 15 रिपीटेशंस हो सकती हैं, सेट्स आप लगा सकते हैं, ठीक है। कलेक्टिव मूवमेंट्स का स्पीड ऑफ मूवमेंट आपकी क्या होनी चाहिए, इसके स्प्रिंट ट्रेनिंग के अंदर होल्ड एंड रिलैक्स की तरफ थोड़ा सा जा रहे होते हैं, तो उसमें 6 to 9 सेकेंड्स का जो है वो डिले होना चाहिए, ठीक है, बिटवीन ईच मूवमेंट। एंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेट्स, एक सेट आपने करवा दिया स्ट्रेच वो स्ट्रेंथनिंग का, उसके बाद 90 to 120 सेकेंड का गैप हो बिटवीन, फिर दूसरा आपने सेट करवाया। क्या क्या चीज़ें फेवरेबल होनी चाहिए, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जब आप एक्सरसाइज की तरफ जा रहे होते हैं, एडल्ट आपके जो जा रहे होते हैं। टाइप सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, टाइप आप कौन सी टाइप पेशेंट को सजेस्ट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो नीड क्लाइंट की पूरी करें कि नहीं करें। दूसरा, आप कौन से प्रोग्राम उसके लिए सिलेक्ट करें, लोकेशन आपकी क्या है, ईजिली रीच हो, वो लोग पहुँचे, प्रॉब्लम ऐसा ना हो कि आपका जिम 4th फ्लोर पर उनको चलने में प्रॉब्लम हो, बहुत प्रॉब्लम्स के साथ वो लोग आएँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर कर रही होती है। इक्विपमेंट आपके पास एडजस्टेबल होने चाहिए, लाइट वेट्स और सरफेस वाइज होने चाहिए। सरफेस आपकी जो है स्मूथ, आपकी स्लिपरी ना हो, क्योंकि ओल्डर एडल्ट में स्लिप होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एटमॉस्फेयर का क्लाइमेट वगैरह हर चीज़ जो है, लाइटिंग वगैरह फेवरेबल हो। एथलीट्स, अब हम लोग एथलीट्स की तरफ आ रहे हैं, एनर्जी सिस्टम की बात कर रहे हैं। फॉस्फोक्रेटिनिन मूवमेंट विद इन द स्पोर्ट्स यूटिलाइज वन और मोर ऑफ दिस सिस्टम, लैक्टिक एसिड, एरोबिक, क्या क्या चीज़ें हो जाती है, फटीक सिस्टम क्या होता है, एरोबिक एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन क्या कहलाती है, फटीक कहलाती है, क्या क्या लेवल्स आपके बेहतर होने चाहिए, सारी ये चीज़ें। फॉस्फोकैरेटिन यूज फॉर रैपिड हाई इंटेंसिटी कॉन्ट्रैक्शंस, स्ट्रिपिंग एंड जंपिंग, ठीक है। स्टोर लास्ट अप्रॉक्सीमेटली 10 सेकेंड। फॉस्फोक्रेटाइन आपका जो है ना वो लेवल जो होता है वो कब इंक्रीज़ हो रहा होता है, जब आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे होते हैं, जिस तरह की स्प्रिंटिंग, जंपिंग वगैरह होती है, और ये कुछ सेकंड तक आपके अंदर रखता है। लैक्टिक एसिड क्या होता है, कंटिन्यूस फ्रॉम फॉस्फोक्रेटिनिन सिस्टम का। लैक्टिक एसिड क्या हो जाता है, जब आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस की तरफ चले जाते हो तो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर आपको क्या हो जाता है, क्रैम्पिंग हो जाती है। 30 सेकेंड to 3 मिनट्स की टाइमिंग होती है। 400 to 800 मीटर्स अगर आप कवर करते हैं तो इट कैन बी एक्यूमुलेट। आरबिक कंटिन्यूस फ्रॉम लैक्टिक एसिड सिस्टम से ही कंटिन्यू हुआ, प्रोड्यूस एनर्जी स्लोली, और डिस्टेंस रनिंग और साइकिलिंग। स्किल रिलेटेड फिटनेस क्या होते हैं, देयर आर 6 मेन कंपोनेंट्स ऑफ स्किल रिलेटेड फिटनेस, ठीक है, जिसमें आपकी पावर आ जाती है, रिएक्शन टाइम आ जाता है, आपकी एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, स्पीड। ये 6 कंपोनेंट है जो आपकी फिटनेस ट्रेनिंग जिसके ऊपर बेस कर रही होती है। 6 में से अगर एक भी कंपोनेंट मिस हो तो आपकी फिटनेस ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हो रही होती है। यूजुअली जैसे कि एथलीट्स हो गए, क्रिकेटर्स वगैरह हो गए, उनमें इन सारी चीज़ों को बहुत ख्याल रखना पड़ता है। In order to be a good at most sports, improvement in the skills related component of fitness is essential. इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो फिटनेस आएगी। However, difficult sporting activities require specific skills. स्किल्स के अंदर क्या बात, जिस तरह से मैं आपको बताई, फुटबॉलर डजंट नीड टू बी एबल टू आइस स्केट। अब एक फुटबॉलर है, अब आप उसको ट्रेनिंग दे रहे हो तो उसको आइस स्केट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, उसे ज़रूरत होगी आप उसके लोअर लिम्ब पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाएं, ताकि क्या हो जाएगी, उसकी किक एक्सटेंशन जो है उसकी इम्प्रूव हो रही हो। दूसरा, ट्रेनिंग शुड बी टेलर्ड अकॉर्डिंगली, आप देखने के बाद ट्रेनिंग करवा रहे हो। लिमिटेशंस क्या आ जाती हैं, एन एथलीट्स एबिलिटी टू टॉलरेट एंड अडेप्ट टू डू ट्रेनिंग प्लान इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर्स। लिमिटेशंस कहाँ एथलीट्स की आ जाती है, जेनेटिक कोई डिजीज़ वगैरह तो नहीं, साइकोलॉजिकल ट्रेट्स तो नहीं चल रहा, ट्रेनिंग स्टेटस क्या है, डाइट क्या ले रहा है, आप सब कुछ करवा रहे हैं, डाइट प्रॉपर नहीं है, तो इस वजह से भी क्या हो जाता है, आपकी लिमिटेशंस आ जाती हैं। सोशल स्ट्रेसर्स तो कोई इस तरह के नहीं है, रिकवरी मेथड्स वगैरह आप लोगों ने देखने पड़ रहे होते हैं। फिटनेस लेवल इन स्पोर्ट्स वेरी, ठीक है। अब बिल्कुल ही किसी की फिटनेस नहीं है, किसी की थोड़ी फिटनेस है और कोई बहुत हाईली प्रोफेशनल है। एथलीट मस्ट यूटिलाइज देयर ओन इंडिविजुअल फिटनेस टारगेट जोन, वो टारगेट जोन अपना होना चाहिए कि